नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की, जहां पर प्रदेश सरकार राज्य में सड़क संपर्क और सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए केंद्र में पुरजोर पैरवी इस वक्त कर रही है। अब इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। अब इस मुलाकात में ऋषिकेश बाईपास, अल्मोड़ा, दन्या, पनार घाट मार्ग, जौलीकोट, खैरना, गैरसैंण और कर्णप्रयाग मार्ग और इसके साथ ही अल्मोड़ा, कांडा, उडियारी बैंड मार्ग के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों के साथ ही राज्य राजमार्ग से संबंधित राज्य के कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर प्रमुखता से बात की गई है। अब दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा केंद्रीय नितिन गडकरी की अध्यक्षता में बैठक का उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान शामिल हुए। सभी परियोजनाएं जो चारधाम ऑल वेदर रोडें हैं, अन्य परियोजनाएं हैं, उन सभी को लेकर आज विस्तृत रूप से उन पर समीक्षा की गई और उन सभी कार्यों को, जो कार्य अभी चल रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया है। वन विभाग की जो एनओसी नहीं हुई है, जिन पर वन विभाग की रोक है, उनको वन विभाग तत्काल करे। राष्ट्रीय राजमार्गों के काम के लिए ड्रेजिंग आदि करने के लिए भी माननीय न्यायालय के स्तर पर या अन्य स्तरों पर जो काम रुके हैं उनको तत्काल कराने के लिए, साथ ही जो गंगोत्री हाईवे है उस हाईवे को और अच्छा बनाया जाए। कुछ स्थानों पर बाईपास बनने हैं, उन बाईपासों को बनाया जाए जगह जगह पर। और जो राज्य के इस अंदर जिन परियोजनाओं को अभी अवार्ड नहीं किया गया है उसे अगले 2 माह में पूर्ण किया जाए, यानी कि जो अभी अधूरे काम हैं उनको यथाशीघ्र करने के लिए कहा गया है। और वही परिवार रजिस्टर में अनियमितता पाई जाने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि इस पर सीएम ने बड़े पैमाने पर डेमोग्राफी चेंज और अंतर पाए जाने की बात कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में तेजी से हो रही डेमोग्राफी चेंज राज्य के देवत्व के लिए ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ऐसी जगह पर ऐसे लोगों को बसा दिया गया है जहां पर उनका कोई नामो निशान नहीं था। बड़े पैमाने पर जो डेमोग्राफी में परिवर्तन पाया गया है, एक अंतर पाया गया है, जो राज्य के लिए बहुत ठीक नहीं है, यहाँ के देवत्व के लिए भी ठीक नहीं है। और पहले के समय में ऐसी जगह पर लोगों को बसा दिया गया है जहाँ पर कोई भी उनका नामो निशान नहीं था, ऐसे स्थानों पर भी बसा दिया गया है। हम किसी भी कीमत पर अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देना चाहते हैं, उनके लिए सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं। उनके भविष्य को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनका भविष्य सुनहरा रखना चाहते हैं, इसलिए हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने को लेकर हुई रैली में वायरल हो रही महिला के वीडियो को लेकर अब बीजेपी के अंदर खलबली सी मची हुई है। विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी को घेर रहा है। दरअसल रैली में वायरल हुई इस वीडियो में महिला अपने आप को हरिद्वार की बीजेपी की मंडल अध्यक्ष बता रही है। इस वीडियो पर सफाई देते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा है कि ये केवल और केवल कांग्रेस का रचा गया प्रपंच है, जबकि इसमें जमीनी स्तर पर जो सच्चाई है वो कुछ और ही है। ऐसी कोई महिला हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष नहीं है। और पिछले बार मैं मंडल अध्यक्ष के रूप में उनको अपना पिछले कार्यकाल में देखा। मंडल अध्यक्ष के रूप में उनकी कोई पहचान कभी रही नहीं। जो हमने जानकारी की, जो जानकारी प्राप्त करने पर यह पता लगा कि वो आज से 3-4 योजना पूर्व मंडल में महामंत्री रही हैं और वर्तमान में वो पार्टी की सक्रिय सदस्य भी नहीं है। ऐसा कोई दावा कर रहा है तो ये झूठा दावा है और इसी प्रकार से उनको और अन्य लोगों को भ्रमित करने का काम जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये सब चीज़ों की पोल भी खुलती है इन बातों से। क्योंकि लोगों को भ्रमित करना और भ्रमित करके इस प्रकार के झूठे उनसे बयान दिलवाना, ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है और आज भी कांग्रेस उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अब खुद को हरिद्वार से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष बताने वाली एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि बीते दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर निकाली गई रैली की बताई जा रही है। अब इसमें महिला ये कहती हुई नजर आती है कि वो बीजेपी पार्टी पर थूकती है। तो वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि महिला से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो बीजेपी की सक्रिय सदस्य है। संदर्भित महिला जिनका वीडियो वायरल हो रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, न वो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान एक सक्रिय सदस्य है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही इस तरह के वीडियो वायरल करके प्रायोजित किया जा रहा है और वो प्रदेश में माहौल खराब करने की जो साजिश रचे हैं उसको उत्तराखंड की जनता भली प्रकार से देख रही है और इसका जवाब उनको मिलने वाला है। बात अगली खबर की, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी अंकिता हत्याकांड में मामले में जो शामिल वीआईपी है उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी समय रहते इस वीआईपी के खिलाफ कार्रवाई करे, वरना कांग्रेस को इस वीआईपी का नाम हर हाल में उजागर करना पड़ेगा। ये आवश्यक है कि ऐसे जुल्म के प्रति लोगों को संगठित किया जाए और लोगों की आवाज़ बुलंद करके देहरादून और दिल्ली तक उस आवाज़ को भेजा जाए। मैं इसी प्रयास में लगा हूं। सब लोग आंदोलित हैं और सरकार को सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज महोदय की अध्यक्षता में वो जांच स्वीकार करनी पड़ेगी। पहले तो खुद करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो निश्चित रूप में जब परिस्थितियां बदलेगी, सत्ता बदलेगी, वो तथाकथित वीआईपी सलाखों के पीछे आएगा, कानून के दायरे से उन्हें गुजरना पड़ेगा। ये मैं बताना चाहता हूँ। अगली खबर, जहां कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बाद अब राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर सरकार का पक्ष रखने और विपक्षी दलों पर हमला करने के लिए एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन वो मीडिया के सवालों पर उलझते हुए नजर आए, क्योंकि मीडिया का भी यही सवाल था कि आखिरकार पुलकित आर्य अंकिता को जिसके सामने स्पेशल सर्विस देने के लिए कह रहा था, आखिरकार वो वीआईपी है कौन। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि इस पूरे मामले पर सभी दोषियों को सजा मिल चुकी है और जांच सही दिशा में गई है। सरकार का मानना है कि हमने पूरी तरह से बेटी अंकिता को न्याय दिलाने का काम किया है और अभी कुछ दिनों से जो ये मामला कुछ लोगों के द्वारा, मैं तो कहूँगा निहित स्वार्थों के अंतर्गत उछालने की कोशिश हो रही है, उसमें भी सरकार को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार के तथ्य मिलेंगे, एसआईटी अभी भी उसमें जांच कर रही है, और तथ्य मिलेंगे और सीबीआई जांच की आवश्यकता होगी तो सरकार उससे पीछे नहीं हटेगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर एक बार फिर से जनमानस के बीच में आक्रोश पैदा हो गया है। अब यही कारण है कि हजारों की संख्या में कई सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों ने मिलकर सीएम आवास को कूच किया और अब सीबीआई जांच की मांग तेज की जा रही है। वीआईपी नहीं, वीवीआईपी थे वहाँ, वीवीआईपी। हाँ, तो मुझे शक होता है सरकार पे कि सरकार के कितने कैबिनेट मंत्री वहाँ जाते होंगे। मैं धामी से भाई से पूछना चाहती हूँ, धामी भाई क्या ऐसी प्रॉब्लम है आपको कि आप क्या पैसे खर्च हो रहे हैं? अब तो हमें शक होता है कि सरकार भी शायद वीआईपी है, सरकार ही वीआईपी है, सरकार ही वीआईपी है। क्यों नहीं, जब पूरा देश अंकिता को न्याय मांग रहा है, तमाम पूरे उत्तराखंड से महिलाएं सड़कों पे आ चुकी हैं और आप सीबीआई जांच क्यों नहीं कराते भाई दोबारा से? और आपने सारे सबूत साक्ष्य मिटा दिए, उसी कमरे में बुलडोजर क्यों चलाया? कहीं अगर सीबीआई जांच होगी, कई कड़ियां से कड़ियां जुड़ेंगी तो पूरी सरकार निकलेगी उस पर वीआईपी। अब बात करेंगे पौड़ी की, जहां जनपद में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक सुखद और राहत भरी पहल सामने आई है। अब पौड़ी के लोगों को इलाज के लिए मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। पौड़ी शहर में ईशा फाउंडेशन की तरफ से एक निजी अस्पताल का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया। इस अस्पताल में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी कई आवश्यक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को अब इलाज के लिए श्रीनगर या फिर देहरादून के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ईशा फाउंडेशन के निदेशक विनोद टोलिया ने बताया है कि ग्रामीण अंचलों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना ही इस अस्पताल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, पौड़ी शहर में जो यहाँ के क्षेत्रीय नागरिक हैं, श्री इंद्रजीत सिंह नेगी, जो गुजरात बेस में एक उद्योगपति हैं, तो उनके मन में बहुत पुराना विचार था कि क्यों न यहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं के अभाव को देखते हुए एक चिकित्सालय की स्थापना की जाती। हालांकि उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा, बस चिकित्सा भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तो पौड़ी शहर में एक चिकित्सा इकाई का आज उसका उद्घाटन हुआ है, जिसके अंतर्गत मल्टी स्पेशलिटी सेवाएं प्रदान की जाएगी, और वो जो होंगी, सर्जरी होंगी, गायनी होंगी, डिलीवरी की सुविधाएं होंगी, ऑपरेशन की सुविधाएं होंगी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, और ये मिनिमम जो सुविधाएं हैं इस चिकित्सालय के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कि यहाँ की क्षेत्रीय जनता को जो छोटी छोटी परेशानी के लिए शहरों की ओर जाना पड़ता था, जिसमें उनका समय और धन का
धन व्यय करना पड़ता था, उससे शायद इस क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो सके और बचा पाएंगे। बात अगली खबर की करेंगे, जहां उत्तराखंड में पिछले साल एसटीएफ ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी और प्रभावी कार्रवाई की है, जिसमें वाल्मीकि गैंग के मुख्य आरोपी मनीष उर्फ बॉलर हसन जैदी और शेर सिंह की गिरफ्तारी के साथ साथ चीनू पंडित गैंग के 2 शूटरों को हथियारों के साथ पकड़ा गया है। आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, 1 तमंचा और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही नशे के कारोबार और नकली दवाइयों के खिलाफ भी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें सेलाकुई और हरिद्वार में नकली दवाइयां बनाने वाली 6 फैक्ट्रियां सीज कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके करीब 14 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। अगली खबर, जहां पर मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनता दरबार में आमजन की तरफ से मोटर मार्ग निर्माण, सड़क सुधारीकरण, झाड़ी कटान, प्रमाण पत्र जारी करने, सड़क सुरक्षा, दीवार लगाने समेत कुल 33 शिकायतें दर्ज की गई। जनता दरबार में मिले अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को जनमानस के दरबार में आई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। अब इस दौरान उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की। अब बात करते हैं चंपावत की, जहां जिले के लोहाघाट पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क में बंतौली के पास लंबे समय से टूटा हुआ एनएच बड़ी दुर्घटनाओं को अब दावत देने लगा है। दरअसल क्षेत्रवासियों का कहना है कि 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है जब हाईवे विभाग की तरफ से इस जगह पर टूटी हुई सड़क को ठीक नहीं किया गया, जिस कारण यहां पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये प्रशासन की इसे लापरवाही कहूँगा, क्योंकि नेशनल हाईवे जो हमारे तिब्बत सीमा से जोड़ता है, जिससे हमें बनाने का पहला लाभ यही था कि हमारी आर्मी को जो इसका लाभ मिलेगा, वह लाभ पता नहीं कैसे देंगे। यदि कल कोई बड़ा कार्यक्रम, यदि कोई बड़ी कोई कैंपेनिंग होती है आर्मी की, तो यह रोड इतनी क्षतिग्रस्त है कि ऑल वेदर को मैं इसे ऑल वेदर नहीं कह सकता। सरकार से मैं एक मांग करना चाहूँगा, अति आवश्यक जगहों पर तुरंत कार्य करें, जिससे आमजन को लाभ हो और पूरे उत्तराखंड को जोड़ने वाली, हमारे बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़कों पर पहले काम हो। अब बात अगली खबर की करेंगे, जहां विदेश भेजने के नाम पर लोगों से रकम ठगी करने वाले फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है और इसमें एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। जो आरोपी की पहचान चंद्र प्रकाश चौहान निवासी कुटु प्लॉट श्यामपुर के रूप में हुई। आरोपी पहले भी आपराधिक वारदातों के मामले में जेल की हवा खा चुका है। मामला 20 जून 2025 का है, जब ऋषिकेश कोतवाली में पीड़ित व्यक्ति की ओर से एक मुकदमा दर्ज किया गया। दर्ज मुकदमे में बताया गया कि आरोपी चंद्र प्रकाश मोहन विदेश भेजने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की रकम ठगी कर चुका है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की तो आरोपी फरार हो गया। तब से पुलिस लगातार आरोपी की गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रही थी। वही कालाढूंगी में तेंदुए का शव मिलने से सनसनी मची हुई है, जहां रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग में बेल पड़ाव रेंज के पत्ता पानी ग्राम सभा में गन्ने के खेत पर तेंदुए का शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब तेंदुए की मौत के कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। अब बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां पर एक प्राइवेट अस्पताल है चंदन अस्पताल, जहां पर एक अमानवीय चेहरा देखने को मिला है। दरअसल बताया जा रहा है कि इस अस्पताल ने अल्मोड़ा के एक मरीज के 2 घंटे इमरजेंसी इलाज किए जाने का 80,000 रुपए वसूल किया है। इसके बाद पेशेंट की मौत हो जाती है और डॉक्टर पैसे की मर्यादा को तार करते हुए अस्पताल ने पूरे पैसे जमा न करने के एवज में मृतक की डेड बॉडी परिजनों को देने से साफ इनकार कर दिया। वो एक पहाड़ी महिला है सीमा नाम का, उनका ऑलरेडी तबीयत खराब था और रेफ़र होके नीचे आए थे सुशीला तिवारी में। उनको जो है रेफ़र के बाद जो है वो चंदन हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। मात्र 2 घंटे में इमरजेंसी में इलाज देकर उनको 80,000 रुपये का बिल पकड़ाया और बेसिकली बिल का डिमांड किया और उन्होंने बड़े मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के इधर उधर रिश्तेदारों से जो है मांग के 50,000 प्लस 55,000 समथिंग उन्होंने 57,000 भी पेमेंट किया। इसके बाद भी बहुत ही निर्ममता से अमानवीय तरीके से बात करके उनको डरा के धमका के बॉडी को बंद करके उनको एक्सटॉर्शन किया जा रहा था कि अगर तुम पैसे नहीं देते हो बॉडी हम ही यूज़ कर लेंगे। किसी भी पेशेंट को या ह्यूमन बॉडी को आप इस प्रकार जो है कमोडिटी की तरह ट्रीट करेंगे और एक्सटॉर्शन करेंगे और गुंडागर्दी करेंगे तो हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अभी भी इसमें कार्रवाई करेंगे।
बात अगली खबर की करेंगे, जहां राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हल्द्वानी में बीजेपी पार्षद की तरफ से हत्या करने के मामले में कहा है कि समाज के अंदर कोई भी अपराध करता है तो वो कोई भी हो सकता है। सांसद ने कहा है कि अपराधी को किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए। नहीं, अब समाज के अंदर कोई अपराध करता है तो वो कोई भी हो सकता है। अपराधी को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती। अपराधी के साथ अपराधी की तरह का व्यवहार होता है। कोई पार्टी का है तो उसको कोई अपराध में किसी तरह की छूट, ऐसा कोई संभव नहीं है। साथ ही हल्द्वानी शहर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बीजेपी के पार्षद और संगठन में पदाधिकारी अमित बिष्ट उर्फ चिंटू ने जज फॉर्म निवासी युवक नितिन लोहनी पर फायरिंग कर दी है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद अब सियासत भी गर्मा गई है, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बयान जारी किया है और कहा कि हल्द्वानी में 23 साल के युवक नितिन लोहनी की गोली मारकर हत्या कोई साधारण अपराध नहीं है, बल्कि बीजेपी शासन में पनप रही उस आपराधिक संरचना का भयावह उदाहरण है, जहां सत्ता का संरक्षण अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। एक बार फिर एक घटना ने पूरे उत्तराखंड को हिला के रख दिया है। आज एक भाजपा के उपमंडल अध्यक्ष ने, जिनका नाम अमित बिष्ट है उर्फ चिंटू ने, एक नितिन लोहनी नाम के एक 25 वर्षीय नौजवान को गोली मार दी। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये सत्ता का संरक्षण का अभिशाप है। आपने देखा होगा 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री और कालाढूंगी से विधायक बंशीधर भगत इसी चिंटू के लिए एसएसपी को धमकाते हुए देखे गए। उन्होंने धरना भी दिया था 2 महीने पहले कि एसएसपी ने इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की, क्यों की? अगर तब बंशीधर भगत इस चिंटू को संरक्षण नहीं देते तो शायद आज लोहनी की जान बच गई होती। आज लोहनी को गोली मारने का साहस ये चिंटू नहीं कर पाता। वही तीर्थ पुरोहित और गंगा सभा के कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित किए जाने की मांग पर अब संतों में मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। दरअसल कुछ संत इस मांग का समर्थन करते हुए नजर आए हैं, तो कुछ संतों ने इसे मेला क्षेत्र को देखते हुए अव्यवहारिक करार कर दिया। वैसे सनातन धर्म तो संभाव का नाम है। हम किसी जाति और मजहब के विरोधी नहीं है, पर फिर भी क्योंकि जब जातिगत मजहबों से ऊपर उठकर सनातन धर्म काम करता है तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म पर ही बार बार कुठाराघात होता है। कभी थूक जिहाद होता है, कभी कोई जिहाद होता है। अनेक तरह से हमारी साधना को अपवित्र करते हैं कुछ लोग, पूरी जाति नहीं, कुछ लोग करते हैं। इसलिए उन जाति के मुखियाओं को भी चाहिए कि ऐसे अराजक तत्वों को अपने बीच से बाहर करें, फिर सनातन धर्म के साथ बैठे। देखो, हरिद्वार नगर पालिका एक्ट में अंग्रेजों के टाइम से लिखा हुआ है कि हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी विधर्मी निवास नहीं करेगा। वर्तमान में परिस्थिति क्या है कानूनी रूप से मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि अभी नगर निगम बन गया है, तो नगर निगम में ज्वालापुर भी है, तो वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत लोग रहते हैं। तो इस मांग के ऊपर सरकार अगर विचार कर रही है, कुछ क्षेत्र अगर सीमित करती है तो स्वागत योग्य होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के भक्ष्य पदार्थों का सेवन अगर घाटों पर होता है तो सरकार को उसको रोकना चाहिए। और ये जो गंगा सभा के द्वारा मांग की गई, इसका अध्ययन करके फिर उसके बाद साधु समाज इसको। हरिद्वार एक कुंभ क्षेत्र है और हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। इसकी मांग हम सब लोगों ने प्रयागराज में भी की थी और 4 स्थानों पर कुंभ भरता है, उन स्थानों पर भी लगातार ये मांग होती रही है। हरिद्वार में भी शासन प्रशासन को जो कुंभ क्षेत्र है उस कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई ठेकेदारी या कोई अन्य कुंभ के काम उनको नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि वो एक प्रकार से विरोध करते हैं सनातन धर्म का, लेकिन जब व्यवसाय की बात आती है तो व्यवसाय छीनने का काम करते हैं। अगली खबर, जहां कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित किए जाने की तीर्थ पुरोहितों की मांग पर अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं संतों ने इसका स्वागत भी किया है। हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे जल्दबाजी में दिए जाने वाला फैसला बताया। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि कुंभ क्षेत्र कहां तक है, पहले इस बात का डिसीजन होना चाहिए। आनंद में रहते हैं, परमानंद की तरफ कहां तक है पहले तो निर्धारित करना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो पंचपुरी है
और ऋषिकेश है। ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये पहले से ही गैर हिंदुओं के लिए वर्जित है। और हर की पैड़ी क्षेत्र में तो कोई रात्रि होटल में भी निवास नहीं कर सकता है। बात अगली खबर की, जहां पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रदेश में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान चलाया जा रहा है। अब सरकार का दावा है कि अब तक 216 कैंपों में 1.44 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ पहुंच चुका है। साथ ही 18,360 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 13,068 का निस्तारण किया गया। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा है कि बीजेपी सरकार पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि युवा आए दिन अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। देखिए, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बेरोजगारी चरम पर है। युवा सड़क पर अपनी मांग को लेकर निरंतर जो है सड़क पर उतरते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती है। किसी भी प्रकार का मैं नहीं समझता कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो या जो है भ्रष्टाचार हो, इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई अंकुश है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गलत है और मैं ये समझता हूँ जो आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश की जो बागडोर है उसको संभालेगी। और चलिए, उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।